इसी तरह से विचार शक्ति, मैं अभी आपको एक कोई प्रोजेक्ट कार्य दे देती हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, आपको ये बनाना है, तो क्या वो बिना विचार किए, सोचे समझे वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा? नहीं। ठीक है, आपको सूझ का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसी तरह से कल्पना शक्ति, मैंने सुमित को एक काम दिया कि आपको ये रूम डेकोरेट करना है, आपको अपनी क्लासरूम बहुत अच्छे से डेकोरेट करनी है, तो क्या वो पहले प्लानिंग नहीं करेगा? प्लानिंग करेगा, कल्पना करेगा कि यहाँ ये लगाना ठीक रहेगा, यहाँ ये लगाना ठीक रहेगा, या एक क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है, ठीक है, और प्रोजेक्टर की आवश्यकता है, टेबल चेयर की आवश्यकता है, डस्टर की आवश्यकता है, तो ये सब हमारे दिमाग में रहता है। तो क्या की पहले हमने कल्पना की, ठीक है, तो कल्पना में भी हमारा सूझ का प्रयोग हुआ। समस्या समाधान, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका आसानी से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम सूझ का प्रयोग करते हैं। कोई भी आपके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है या आपके दैनिक जीवन से संबंधित है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम अपने सूझ का प्रयोग करेंगे, तभी उसका समाधान हमें मिल पाता है। लक्ष्य प्राप्ति, देखिए जब इंसान कोई लक्ष्य अपना सोच लेता है, उस तक पहुंचने के लिए, जैसे चिंपैंजी को क्या था लक्ष्य? केले प्राप्त करना। उसका एक लक्ष्य था कि केले प्राप्त करने, उसने अपनी सूझ का प्रयोग किया, तब जाके वो लक्ष्य तक पहुंचा। लेकिन अगर वो सूझ का प्रयोग ना करता और नीरस बन के ऐसे ही बैठा रहता कि ठीक है, भूखा हूँ तो ठीक है, मेरे से केले प्राप्त हो ही नहीं पाएंगे, सोच के बैठता, तो वो शायद भूखा रह के मर भी सकता था। लेकिन उसने उसके लिए प्रयास किया, सूझ का प्रयोग किया और अपने लक्ष्य तक पहुंचा। ये इसी तरह से आपके लाइफ में ये बात लागू होती है, शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आप जाएं कि आपके सामने कोई लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको सूझ का प्रयोग करना पड़ेगा। एक बात और आती है इसमें कि सूझ के प्रयोग की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या छोटा बच्चा है वो ये सब कर पाएगा? छोटे बच्चे के अंदर इतनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति तो होती है, लेकिन विचार शक्ति और तर्क शक्ति ये इतनी डेवलप नहीं होती। तो ये सिद्धांत विशेष रूप से बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप उसके थ्योरी भी समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर आप समझ जाएंगे। लेकिन छोटे बच्चों को अगर मैं इस तरह का पढ़ाने लगी तो शायद नहीं समझेंगे। क्यों? आपके पास सोचने समझने के लिए, तर्क शक्ति के लिए आपके पास, क्योंकि अब बड़े हो गए इतनी शक्ति है, लेकिन छोटे बच्चे के पास नहीं है। कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई शोध कर रहे हैं, छोटा बच्चा तो नहीं कर सकता, उसमें आपको सूझ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बड़े बच्चों के लिए ये सिद्धांत ज़्यादा उपयोगी है। ये तो था इसका कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है, कुछ पॉइंट्स पर मैंने प्रकाश डाला था। अब बात करते हैं इससे संबंधित कौन कौन से नियम हैं। संरचनात्मकता का नियम, इसमें क्या बताया गया है, इसको देखिए डायग्राम को। इसमें कुछ बर्तन हैं जो आपको हाफ शेप में दिखाई दिए हैं, लेकिन आपको देखते ही इसमें क्या दिमाग में आया कि ये ग्लास है, ये बाउल है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में वो पूरी तो आकृति है ही नहीं, लेकिन हम उसे किसे देख रहे हैं? समग्र, संपूर्ण रूप में उसको एकदम इमेज करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें यही बताया गया है कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके समग्र पे पहले ध्यान जाता है, आंशिक पे बाद में जाता है। समग्र को हम पहले देखते हैं। अच्छा, ये जो थ्योरी मैंने आपको समझाई है, लगभग आप समझ गए होंगे कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है। सुमित, आप बताओगे कि किस पर एक्सपेरिमेंट किया कोहलर ने? चिंपैंजी पर। चिंपैंजी का नाम भारती? सुल्तान। सुल्तान। अच्छा, ये बताओ चिंपैंजी को ही क्यों लिया? मैम, क्योंकि चिंपैंजी ज़्यादा बुद्धिमान होता है और हाँ, मतलब वो अपना दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सूझ का जो सिद्धांत है ये क्या कठिन विषयों में यूज होता है? इसका प्रयोग होता है और कठिन विषयों पर होता है, तो क्यों? सूझ का प्रयोग अवश्य होता है और हम बार बार प्रयास करने के कारण ही किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसमें केवल बार बार प्रयास की बात नहीं है, इसमें सूझ का
क्योंकि देखिए थॉर्नडाइक की थ्योरी और पैवलोव थ्योरी से थोड़ा अलग है। थॉर्नडाइक थ्योरी में क्या बताया कि बार बार प्रयास करो, भूल होगी, फिर सही लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। इसमें बार बार प्रयास करने के लिए नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि बार बार हम प्रयास करते जाएं। कुछ ऐसा होता है ना कि हवा में डंडा चला रहे हैं और कुछ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां हमें सूझ का प्रयोग करना पड़ रहा है। पैवलोव ने भी इनसे अलग कहा है। उन्होंने कहा है कि उसमें संबंध स्थापित हो जाता है स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक इन दोनों में। लेकिन इस थ्योरी में अलग है। इसमें कहा है कि नहीं, अगर हम सूझ का प्रयोग करें तो कोई काम आसानी से किया जा सकता है, बार बार गलती करने की आवश्यकता